नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय भाजपा यानी कि एनडीए को मिले बहुमत और इंडिया गठबंधन के बीच कहीं ना कहीं इस समय आपसी जो खींचातानी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन ने ये दावा किया था कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा ने एनडीए ने कहीं ना कहीं जो है बहुमत का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं छुआ, लेकिन जिसके बाद कई तरह की संभावनाएं थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि भी इस बार क्या एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन ने सवाल खड़े किए और राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान, अपने प्रेस वार्ता के दौरान ये संकेत दिए कि भाई हम आगे की रणनीति जो है वो अपने जो सहयोगी जो दल है उनके साथ में मिलकर सलाह मशवरे के बाद बनाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए कि भाई हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ जो कदम है वो उठाए और आगे हो सकता है कि सरकार बनाए। लेकिन ऐसे में एनडीए ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया है। एक अहम बैठक एनडीए की हुई जिसमें जो है सीधे तौर पर जो नेता के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी को चुना गया और कुछ ही देर में जो है देश के जो है जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है एक प्रस्ताव पत्र जो है वो दिया जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर कहा जाए कि एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार है और हो सकता है कि 8 तारीख को जो है देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और उसको लेकर कई तरह की संभावनाएं हैं और इसका सीधे तौर पर पंजाब पे क्या असर है, क्योंकि पंजाब में भी कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले जो है सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, चुनाव प्रचार के दौरान गारंटियां दी और कई तरह के लोगों को भाषणों के दौरान रुझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में पंजाब के चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो है वो सीधे तौर पर कहें तो कहीं उनको सबसे ज्यादा सीटें जो है उनके खेमे में जाती हुई नजर आई। 7 सीटें उन्होंने जीती। ऐसे में जो पंजाब की मान सरकार है 13-0 का नारा दिया गया, लेकिन ऐसे में पंजाब की मान सरकार ने 3 सीटें जीती और श्रोमणी अकाली दल के हिस्से में 1 सीट आई। लेकिन ऐसे में भाजपा को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक भी सीट जो है नहीं उनके खेमे में जाती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे में एनडीए जो है एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है और जल्द ही जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार के लिए जो है अपनी सरकार बनाएंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमित जो है तनेजा जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से एम के शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अमित जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जहां पर एक तरफ खुशी की लहर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जहां पर एक तरफ पूरी खुशी के साथ जश्न मनाते हुए नजर आई, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में चौंका देने वाले रिजल्ट। तो आपको नहीं लगता कि अब यह पंजाब में मंथन करने की जरूरत है? हालांकि अगर मैं वोट शेयरिंग की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं तो पंजाब में ये नो डाउट कि आपका परसेंटेज बड़ा है, लेकिन ऐसे में पंजाब में एक भी सीट आपके खेमे में ना जाना, लगता नहीं आपको कि इस पर अब मंथन करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि जो अभी स्थिति है उस स्थिति से आगे की जो रणनीति है या आगे के जो चुनाव लड़े जाएंगे तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हम मंथन करने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर मंथन करने की जरूरत है इस समय तो आम आदमी पार्टी को है। जो 13-0 का नारा देते थे उनका नारा बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मंथन करने की जरूरत है श्रोमणी अकाली दल को है। हमें मंथन तो हम करेंगे। पिछले चुनाव में हमारा वोट, हम पहली बार इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले हम जूनियर पार्टनर के तहत गठबंधन धर्म निभाते आ रहे थे श्रोमणी अकाली दल के साथ। आप देखिए कि हमारा जो वोट बैंक है वो मतलब एक बड़ा 19% तक, जैसे आपने चर्चा आरंभ करते ही कहा था कि 19% तक हमारा वोट बैंक पहुंच गया। पंजाब में लगभग 26 विधानसभा सीटों में हम जीत पाए हैं। मतलब ये ऑफिशियल डाटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, बातों से नहीं मैं कह रहा, कि 26 विधानसभा सीटें। और उसमें एक बड़ी हैरानी की बात है, इसमें किसी एक क्षेत्र की सीटें नहीं है। माझा से अमृतसर की सभी सीटें हैं, ठीक है, दोआबा से जलंधर की सीटें हैं, हुशियारपुर की सीटें हैं। और मैं आपको बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, श्रोमणी अकाली दल का गढ़ कहा जाता है बठिंडा, या बाकी आपका गढ़ कहा जाता है मालवा। बठिंडा अर्बन की सीट हम जीते हैं, फाजिल्का हम जीते हैं, अबोर हम जीते हैं, और तो और बल्लुआना जैसी सीट जिसे रूरल सीट कहा जाता है उसमें भाजपा पहले नंबर पे आई है। और ऐसे ही कई अन्य सीटें हैं जिसमें भाजपा नंबर 2 में आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो बिना मतलब ही विधानसभा के तो अलग समीकरण रहते हैं, हम 26 या 27 सीटों पे विजयी हैं। मतलब हमने मेहनत की है,
हमें और मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने कार्य, जो भी कार्य पर हुआ है, रिजल्ट आया है, कांग्रेस उससे के भारतीय लीडर जनता सर, पार्टी कांग्रेस संतुष्ट के है। लीडर प्रताप सिंह बाजवा जो विरोधी दल के नेता हैं, उनका बयान है मेरे पास। उनका कहना है कि आज सीधे तौर पर भाजपा को नकार दिया पंजाब में, और पंजाब के गांवों में जिस तरह से उनका विरोध किया गया, किसानों ने उन्हें जो है वो सीधे तौर पर उनको उनके हक में वोट न डाल के ये फतवा जारी कर दिया कि भाई हम पंजाब में बीजेपी के जो पांव हैं वो नहीं जमने देंगे। वो कहते हैं कि ये चिंता की बात है भाजपा के लिए कि ऐसी रणनीति को पंजाब के लोग नहीं अपना रहे जिसको लेकर भाजपा आगे बढ़ती है। नहीं, भाजपा की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। मुझे तो आज हैरानी है, राजा वड़िंग साहब जीते हैं लुधियाना से, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में या अपने इंस्टाग्राम में सभी का धन्यवाद किया, लेकिन ये चाचा चौधरी हैं जिनकी आप बाजवा साहब की बात कर रहे हो, इनका नाम तक नहीं लिखा उन्होंने। प्रताप बाजवा को श्रेय, उन्होंने मंडल लेवल के, अपने वार्ड स्तर के लोगों के नाम लिख दिए। लेकिन ये बाजवा साहब, जिनको लगता है कि पूरी पंजाब कांग्रेस, पूरा पंजाब मैंने अपने सिर पे उठाया हुआ, इनका धन्यवाद तक नहीं किया। इनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी है, और पहली बार 25 से 26 विधानसभा सीटें जीत के आना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। और अगर अभी ये पोजीशन किसानों में, मैंने आपको देहाती सीटें गिनाई हैं कि अभी जलंधर कैंट है, मैं जहां रहता हूँ जलंधर कैंट है, ये पूरी 50 गांव है। एक मैं मिनट मुझे वापस खत्म आपके करने पास दीजिए। आऊंगा। 50 गांव है जलंधर कैंट में, उसमें हम दूसरे स्थान पे हैं, आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पे है। तो ये बिल्कुल कहना कि पंजाब के लोगों ने हमारा हाथ बाहें खोल के स्वागत किया है, और तो हम संतुष्ट हैं हम इस प्रदर्शन से। चलिए ठीक है, आप संतुष्ट हैं पंजाब के जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन ऐसे में एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है। बैठक की गई है, जहां पर एनडीए की बैठक थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी अभी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, और उसमें बड़े नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। एनडीए की जो बैठक थी उसमें 21 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचे हैं। बात करें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार समेत, चंद्रबाबू नायडू समेत कई ऐसे दल के जो नेता थे वो वहां पर पहुंचे हैं। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि संतुष्ट है, हम जो रिजल्ट आए हैं उससे संतुष्ट है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर भी निशाने साधे। वो कहते हैं कि 13-0 का नारा आज क्यों खामोश है आम आदमी पार्टी? जसबीर जी देखिए, वो पंजाबी में कहावत है कि आप ना जानती सौरे लोका मत्ती दे। जिनके खुद के मकान शीशे के होते हैं दूसरों को पत्थर नहीं मारते। आप ये देखिए कि मोदी जी का 400 पार कहां गया। हमने तो 13-0 ही कहा था, वो तो 400 पार कर रहे थे और पार 250 नहीं हुआ। यूपी में आपका क्या हाल हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है। आप बोल रहे थे कि 303 रिपीट करेंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। देखिए क्या बना है आपका। आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आपने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर पूरी इलेक्शन लड़ी। राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर, राम मंदिर, श्री राम राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर पूरी इलेक्शन लड़ी और अयोध्या से हार गए। श्री राम मंदिर बनाया, राम मंदिर नहीं बनाया, श्री राम मंदिर बनाया। कोई बात नहीं सर, श्री राम जी का मंदिर बनाया, श्री राम जी का मंदिर बनाया। अकेले आप के नहीं है, बनाया लोगों ने है। आपने मुद्दा बनाया, संविधान को आप कह रहे थे ना कि राम मंदिर आपने बनाया। आप जब इलेक्शन कमीशन कहता है, ये जब इलेक्शन कमीशन कहता है, हमारा देश का संविधान कहता है कि धर्म की आड़ में और धर्म का सहारा लेकर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप आज भी कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर बनाया, और ये 240 देख लीजिए, आपने 2 मिनट पहले कहा कि आपने श्री राम मंदिर बनाया, मैं तो इतना कहा श्री राम मंदिर बनाया। शुरुआत में एक बात कही थी, शुरुआत में एक बात कही थी, वही बात रिपीट हो रही है। और ये 240 सीट्स तब आई हैं जब इलेक्शन कमीशन को आपने जेब में डाल रखा है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी बड़े चैनल मोदी के नाम का भोपू बजा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जब एग्जीक्यूटिव पूरे तरीके से बीजेपी की जेब में है, जब ईडी झूठे केस दर्ज करके सीएम और अब देश के प्रोमिनेंट लीडरों को जेल में डाल रही है, तब जाकर आपका ये हाल है। अगर आप फेयर इलेक्शन करवाएं, अगर आप क्या लगता है सर, ये फेयर इलेक्शन नहीं है? आपकी ठीक है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा, रविंद्र जी सवाल ले लीजिए। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आपके पूरे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो जो है जो रिजल्ट सामने आए हैं उन्होंने सिर्फ मतलब सीधे तौर पर स्वीकार किए हैं, किसी ने भी इस पर सवाल खड़े नहीं किए। लेकिन आप कह रहे हैं कि फेयर जो है वो इलेक्शन नहीं हुए। आप जगबीर जी फिर गलत, मैं रिजल्ट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर।
200 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री ये कि जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी दे देंगे? प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो मंगलसूत्र की बात करें? प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो कहें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। भाजपा को, और उसके बावजूद भी जो आपके ये आए हैं एग्जिट पोल्स आए हैं, कोई 411, कोई 401, कोई 450, उसके बावजूद भी जो जो हमारे नेशनल मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, किसी ने भी एक बार बात नहीं की कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जीडीपी की बात क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों नहीं करते। इतना कुछ होने के बावजूद भी रविंदर जी, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं सर, जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं वो वोटिंग प्रक्रिया के बाद आए हैं सर, उससे सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वो उस समय जो एग्जिट पोल निकाले गए जब जजबीर जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर सवाल यह है कि कोई क्राइटेरिया तो हो। जिस यूपी को सभी के एग्जिट पोल क्लीन स्वीप दिखा रहे थे, वहां पर हाफ मार्जिन भी नहीं आया है और सभी सीटें 1 लाख 1.25 लाख के मार्जिन से जीती हैं। मतलब कोई क्राइटेरिया तो हो। ठीक है, अगर 10,000 से जीते, 5,000 से जीते, चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। बिल्कुल सर, आपके सवाल का जवाब लूंगा, अमित जी से मैं उसका जवाब लूंगा। एम के शर्मा जी का मैं रुख कर लेता हूं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं। शर्मा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की अब तक की भूमिका रही है सभी पार्टियों की, क्योंकि पंजाब में हम पंजाब की बात करें तो ऐसे में पंजाब के सभी राजनीतिक बड़े दल अलग अलग चुनाव लड़े हैं, इंडिया गठबंधन या दूसरे गठबंधन, या मैं बात करूं आपका भाजपा के साथ गठबंधन, तमाम अलग अलग गठबंधन को तोड़ के अलग अलग चुनाव लड़े गए। लेकिन ऐसे में जो रिजल्ट आए वो भी कहीं ना कहीं चुकाने वाले थे। लेकिन ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अकाली दल की भूमिका जो रही है, क्योंकि अकाली दल इस स्थिति में है आज कि भाई अपनी एक सीट बचाने में कामयाब हुआ अकाली दल। देखिए अकाली दल ये दावा कर रहा था कि भाई हम जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मैं सीटों की बात ही नहीं करता, वो कहते हैं अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज अपने आप को कहां खड़ा देखते हैं और आगे किस तरह से पार्टी की आपको लगता है कि पार्टी की एक्टिविटी रहेगी, इस पर मंथन किया जाएगा? क्योंकि ये सवाल मैंने कल भी आपसे पूछा था, तो आगे की क्या रणनीति है और किस तरह से मंथन किया जाएगा जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं श्रोमणी अकाली दल के लिए? देखिए जसबीर जी, मैं इस बात को पलटना नहीं चाहता कि बीजेपी वाले बताएं, आप वाले बताएं। अगर आपकी परफॉर्मेंस वीक रही है तो आपको मंथन करना ही होगा। अब जैसे बीजेपी का सवाल है, ये लगभग पिछले 2019 से लगभग 63 सीटें नीचे आ गए हैं और इनकी राष्ट्रीय स्तर पर जो वोट शेयर जो है वो 1.15 जो है लगभग, वो इन्होंने ड्रॉप किया। अब ये चीजों पे कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए हमें कि ये हमारा क्यों, अगर डिक्लाइन आया है तो क्यों आया है। ये जो डिप आया 63 सीट्स का, तो एज फार एज श्रोमणी अकाली दल इज कंसर्न, हम लोग कोर कमेटी जो हमारी है उसमें देखेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे ग्रास रूट लेवल पे कि हमें वोट कम मिली, हमारा शेयर हमने लूज किया। फिर वी शैल डेवलप अवर फ्यूचर स्ट्रेटेजी कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं करना। अब देखिए बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी ने वहां उन स्टेट्स में ज्यादा लूज किया है जहां पर इनका डबल इंजन गवर्नमेंट थी। यूपी में इनका डबल इंजन गवर्नमेंट थी, इनके महाराष्ट्र में डबल इंजन थी, और सबसे ज्यादा जो डेंट इनको पड़ा, ये पड़ा है यूपी और महाराष्ट्र से। और मैं आज भी महाराष्ट्र और यूपी के जो वोटर्स हैं, मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि दे प्रेफर्ड टू कास्ट देयर वोट टू द रीजनल पार्टीज रेदर देन, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय जो मसले हैं, अब देखें ना, समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, आज वो किंग मेकर की पोजीशन में भी है, 37 सीटें ली हुई हैं उन्होंने। आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ने 9 ली हुई हैं, दूसरी ने शायद 7 ली हुई हैं, और 5-6 उन्होंने भी ली हुई हैं, एनसीपी ने भी। सो क्षेत्रीय पार्टी का हर स्टेट में ऊपर आना बड़ा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखिए, सरकार अगर एनडीए की बनती है तो उसमें पंजाब की रिप्रेजेंटेशन तो कोई है ही नहीं है, ना तो कोई बीजेपी का एमपी जीता है, ना ही उनके अलाइज का कोई जीता है।
तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहां जाएगी? अगर आप पंजाब के मैंडेट को देखो ना, तो फिर तो यही कहता है कि आप यूपीए की सरकार बने। अगर हम पंजाब के मैंडेट की बात करते हैं तो, क्योंकि वो मैंडेट जो है वो टोटली एनडीए के अगेंस्ट है। डाउट है कि एनडीए सरकार बनाने में कामयाब नहीं होंगे? आपको भी शक है? नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं कि पंजाब का जो मैंडेट है, पंजाब का मैंडेट तो यही कह रहा है ना, अगर 7 सीटें कांग्रेस को गई हैं, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को गई हैं, अगर 2 इंडिपेंडेंट गए हैं, 1 श्रोमणी अकाली दल को गई हैं, तो इनमें कोई भी एनडीए का हिस्सा तो है ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई है ही नहीं है। लेकिन ठीक सरकार उन्हीं की बनेगी। ठीक है, चलिए, सरकार उनकी बनेगी क्योंकि तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जो है कहीं ना कहीं जोरों पे है। जजबीर जी मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई कि जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो। लेकिन इस बार अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के एब्सेंस में उनको सरकार चलानी पड़ती है तो इट विल बी ए बिग चैलेंज फॉर हिम, और उसके लिए उनको अपनी पार्टी को कार्यशैली में चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपकी बात आगे सर, आपकी बात आगे, बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो तो पार्टी को झेलने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो है 2 बार सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार रही और कई तरह के उन्होंने हार्ड डिसीजन लिए, लेकिन जब अब तीसरी बार सत्ता में आएंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो कई तरह के मुझे लगता है चैलेंज जैसे आपने बताए तो वो तो झेलने पड़ेंगे। उसका जवाब अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी, क्या कहेंगे इसको लेकर कि चैलेंज जो है वो आपके लिए बरकरार है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि वोट शेयरिंग पंजाब में बड़ा है, पंजाब में आपने, हालांकि आपके खाते में 1 सीट नहीं आई, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं हमने वोट शेयरिंग कहीं ना कहीं बढ़ाई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरह से शर्मा साहब ने बताया, रविंदर जी ने बताया, कई तरह के सवाल थे उनके कि भाई जो सरकार बनेगी उसमें पंजाब की हालांकि भूमिका नहीं, वो कहते कि पंजाब के लिए क्या होगा, पंजाब कैसे सर्वाइवल करेगा, पंजाब में किस तरह की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जैसे इनके ना तो गठबंधन में है और ना किसी तरह का कोई सहयोग है। तो ऐसे में सवाल सीधा ये है कि पंजाब के लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, पंजाब के लिए, पंजाब को कभी भी, पिछली बार भी जब हमारी सरकार नहीं थी, जब मोदी साहब की केंद्र में सरकार थी, तो पंजाब को बेशुमार पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पे दिया गया जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद उस स्मार्ट सिटी के पैसे की खूब लूट हुई। पंजाब को एम्स दिए गए, पीजीआई दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए, हाईवेज दिए गए। वो तभी दिए गए जब हमारी सरकार नहीं थी। तो ऐसा कहना बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं कि पंजाब से कोई एमपी नहीं जीता भाजपा का, या पंजाब का हिस्सा नहीं है तो पंजाब के साथ कोई इग्नोर करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसने कभी भी पंजाब को इग्नोर नहीं किया। अभी मेरे शर्मा जी कह रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब जो पूर्ण अपना से नहीं आ रहे, मेजोरिटी से नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनको याद कराना चाहता हूं, ऐसा 1962 के बाद भी पहली बार हुआ है कि तीसरी बार लगातार देश का कोई प्रधानमंत्री बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, रेलिवेंसी तो बहुत है, आज तक कोई सफल नहीं हो पाया तीसरी बार प्रधानमंत्री। ये कुछ और चीज है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। आपने जैसे कहा कि आत्म चिंतन करना चाहिए, वो आपका बड़ा एक मेरे को अच्छा लगा था, लेकिन ये आपको इसका रेलिवेंस नहीं है। कोई एक तीसरी बार भारत की जनता, किसी भी देश की जनता, एक ही आदमी को कंटिन्यूटी में प्रधानमंत्री चुन रही है, आप उसको कह रहे हैं इसका रेलिवेंस नहीं है। तो इस बात से मैं आपकी विनम्रता पूर्वक मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। सर, दूसरी बात, आपने कहा कि जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार थी वहां भाजपा को बहुत नुकसान हुआ सभी जगह पे। तो आप शर्मा जी, मैं आपको बता देता हूँ, यूपी में ठीक है हम लोग पिछड़ गए तो उसका मंथन जारी है, लेकिन आपको बताता हूँ एमपी में हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसमें 100% वोट। आप बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सिर्फ नोट की और उसका बाद में जवाब दे रहा हूँ। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, हमने क्लीन स्वीप किया। गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, हमने क्लीन स्वीप किया। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, हमने क्लीन स्वीप किया। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, हमने क्लीन स्वीप किया। तो आपका ये कहना कि डबल इंजन वाली जहां सरकार थी वहां भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उस बात से भी मैं विनम्रता पूर्वक आपको ये सारा डाटा देते हुए सहमत नहीं हूं।
यूपी को छोड़ दीजिए या महाराष्ट्र में थोड़ा आंशिक नुकसान हुआ, बाकी जहां भी डबल इंजन की सरकार थी वहां पे विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। एक मेरी बात खत्म कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप बात कीजिए। किसी भी सरकार का, मैं आपको यूपी की बात मैं मान रहा हूं कि कहीं ना कोई कमी रह गई होगी, हम उसमें सुधार करेंगे। किसी भी सरकार का, राज्य सरकार का जो मापदंड है वो कि उसने कितनी सेवा की है, लोगों के मनों में कितना उतरी है, चुनावी होता है। अभी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने कुछ समय हुआ, उसमें हमने चुनाव जीता तो सभी सीटें क्लीन स्वीप करके गए हम। छत्तीसगढ़ में किया, उत्तराखंड में किया। अब मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में वहां सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन 7 की 7 सीटें, अभी जो मेरे भाई साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, इनसे विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि ये बात कर रहे थे कोई लाख से जीता, कोई इतने से जीता, यूपी का ये उदाहरण दे रहे थे, तो इन्हें यूपी जाने से पहले इन्हें दिल्ली का उदाहरण देना चाहिए था, जहां 5-5 लाख से 5.5 लाख से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। पंजाब का उदाहरण देना चाहिए था, जहां 3-3, 4-4 लाख से इनके प्रत्याशी हारे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, 4 लाख वाला एक बताइए, क्यों झूठ बोल रहे हैं ऑनलाइन चैनल पे बैठ के? एक बताइए, पंजाब में 4 लाख वाला, आप मुझे 4 लाख से आया हो। मैं आपसे बताता आप एक बताइए सर, आप जलंधर में कितने से आ रहे हैं? 2 लाख से ऊपर से आ रहे हैं। वो 4 लाख से आ रहे हैं। मैं दिल्ली और पंजाब की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली और पंजाब की बात कर रहा हूं। दिल्ली का एक बताओ 4 लाख वाला। दिल्ली की एक नहीं, मैं 4 सीटें बता सकता हूँ। ईस्ट दिल्ली आप चेक कीजिए कितने से आ रहे हैं। 4 लाख वाला, ईस्ट दिल्ली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। चंदोलिया साहब है हमारे, आप चेक कीजिए, 4,23,000 से जीते हैं आपके प्रत्याशी से। सर 4,23,000 मेरा डाटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है। 4,23,000 टोटल वोट पड़ गया, वो 1.5 लाख से जीते हैं। कम दिल्ली में 7 सीटों में अगर कम से कम मार्जिन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने 22 सीटों को एनालाइज किया है जी। मैं आप बात नहीं काट रहा हूँ, अगर आप गलत फैक्ट रखेंगे तो मैं बोलूंगा बीच में। तो 1 लाख ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आ रहे हैं और वो सबसे कम वाला मार्जिन आपको मैं बता दूं, चलिए नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी जीती है सिर्फ 1 लाख के ठीक है अमित जी, ठीक है आपकी बात आगे 3 लाख से कहीं कम इनकी ब्रेक नहीं लगी अमित है। जी, ठीक है सर आपकी बात आगे। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपका रुख करता हूँ क्योंकि यहाँ पर चर्चा करने आए हैं। आपकी बात में मैंने बीच में आके टोका नहीं, कोई ऐसा हमारा कोई झूठ बोल रहे हैं। सर ऐसे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी? कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी? बिल्कुल झूठ है सर। मैं ठीक है, ये बात झूठ है। चलिए मान लेते हैं दिल्ली का इलेक्शन का डाटा निकाल लें। मुझे पता है, ठीक है। मैंने तो 22 सीटों के एक सीट चेक की है। मुझे क्या डेटा बताएंगे आप? कर रहा हूँ 22, मैं कह रहा हूँ हम 22 सीटों पे इलेक्शन लड़े, मैं वापस आपकी बात हम 22 सीटों पे इलेक्शन लड़े हैं। मुझे 22 का एक ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। ऐसे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी सर? 2 लाख वोट से आ रहे हो आप दोनों की बात आ गई 2 लाख वोट से आ रहे हो आप। चलिए ठीक है सर, मुझे लगता है चर्चा के विषय से बढ़ रहे सर। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रविंद्र जी, मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि यहाँ पर भाजपा सवाल खड़े कर रही है, वहीं पे आपके सहयोगी दल जो कि केंद्र में एक साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, प्रताप सिंह बाजवा का मैं आपको बयान सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा कि 13-0 का नारा देने वाले आज कहां चुप गए। वो कहते कि ना 3 में ना 13 में आज पंजाब की जनता ने ये बता दिया कि भाई आपकी जो महिलाओं के ऊपर जो आपने 1000 रुपए देने की बात की थी, आपने जो किसानों को एमएसपी देने की बात की थी, और आपने जो रोजगार की बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, उसमें सरकार फेलियर हुई है। इसी के चलते आपके खाते में 3 सीटें आई हैं, वोट शेयरिंग आपका कम हुआ है। वो कहते कि पहले आप देखिए 2022 में आपका वोट शेयरिंग था 42% और आज 26% पे आके खड़ा हो गया, यानी कि पंजाब की जनता ने आपको स्वीकारा नहीं है अभी। देखिए, आपका बहुत दुरुस्त सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि वोट शेयर हमें पड़ा है 26.30% और कांग्रेस को पड़ा है 26.50%। तो वोट शेयर में तो कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात सुन लिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। वोट शेयर पहले कांग्रेस को था 36%, उनका भी 26% पे आया, क्योंकि टोटल पोलिंग में कमी हुई है। जो एमएलए इलेक्शन में 70% 80% पे जाती है वोट की जो पोलिंग होती है, वो टोटल पोल ही हमारी 60% होती है एमपी इलेक्शन में। उस वजह से भी वोट शेयरिंग कम हुआ है और हम बहुत सारी सीटें बड़ी क्लोज मार्जिन से हारे हैं। जो फिरोजपुर की सीट है वो सिर्फ 3500-3250 से आ रही है। जो पटियाला की सीट है 14,000 से आ रही है। 25,000 से फतेहगढ़ की सीट आ रहे हैं। बहुत क्लोज मार्जिन से हम सीटें हारे हैं और 26% लेकर कांग्रेस
7 सीटें ले रही हैं, 26% लेकर हम 3 सीट्स ले रहे हैं। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक एमएलए एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डायनामिक्स पे डिपेंड करता है, उस चीज का भी फर्क है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, हमें स्वय पड़चोल करने की जरूरत है, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और जो हमारी गलतियां हैं, 1000 वाली कह दिया है मान साहब ने, 1100 देने की बात हुई है, वो हम अपनी गारंटी 5 साल में पूरी करनी है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। नौकरियों के पे हम काम कर रहे हैं, चुनाव में एसएफएफ पे झेलना हम काम पड़ा कर रहे हैं। सर। 1000 जो महिलाओं को जो वादा किया था वो ना मिलने का खामियाजा क्या इस चुनाव में उसका असर पड़ा है? मैं मतलब ये जानना हमारी चाह रहा हूँ। पार्टी, ये एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इंट्रोस्पेक्शन होगी, पार्टी इसके ऊपर विचार करेगी, वो बिल्कुल इसके ऊपर विचार करेगी, और जहां जहां जो जो गलती होगी उसको रेक्टिफाई करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने ईमानदारी से माना कि जहां पर गलती रह गई है उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन कई तरह के सवाल है क्योंकि 13-0 का आपका नारा था, ठीक है, हर एक पार्टी दावा करती है जीत का, लेकिन जब उस मुताबिक सीटें ना आए तो कहीं ना कहीं मंथन करने की मुझे लगता है उस समय जो है कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरत हो जाती है। शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, आपने सुना रविंदर सिंह जी कहते हुए नजर आ रहे कि हमें मंथन करने की जरूरत थी, हम मंथन करेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल सीधा ये है, क्या अगर जिस तरह के हालात पंजाब में बने कि भाई कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं फाइट जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी, और ये भी कहा जा रहा था कि चौथे नंबर पे अगर कोई आएगी पार्टी तो वो जो है वो अकाली दल आएगी, लेकिन ऐसे में अकाली दल ने भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि एक सीट आई है और बाकी सीटों पे आपने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, फाइट अच्छी नहीं की, फाइट भी अच्छी की, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी सहयोग से लड़ती, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा तो मिलता, ऐसे में सीधे तौर पे एनडीए के खाते में भी कहीं ना कहीं पंजाब में जो है सीट जाती? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर ये अलायंस हमारा बना रहता तो 10-11 के करीब सीटें मिल सकती थी, और जो आज स्ट्रगल करनी पड़ रही है वहां पर केंद्र की सरकार बनाने के लिए, तो उसमें ईज हो जाती इसके लिए। लेकिन मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड कर देता हूं कि हालांकि बठिंडा में हमने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया, और हरसिमरत कौर जी ने पिछले 3 टर्म्स से 4th टर्म में सबसे ज्यादा लीड से जो उन्होंने विक्ट्री जो है वो हासिल की है, और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ बीजेपी। एज फार एज फिरोजपुर सीट इज कंसर्न, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स मतलब नेक टू नेक थे, तो उसमें बब्बू मान वाज आल्सो वेल इन द फाइट। तो हमारे पास पहले भी 2 सीटें थी, तो हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा देखें राज्य के हिसाब से, तो हमारा वोटिंग शेयर जो उसका शेयर जो है वो कम हुआ है, और उसके लिए हम डेफिनेटली जो है वो मंथन करेंगे। बिल्कुल मंथन करेंगे, क्योंकि जो आपका गढ़ था बादल, जहां से बठिंडा की जो आप सीट थी वो बादल का गढ़ बताया जाता है, वो बचाने में आप कामयाब हुए, और लेकिन ऐसे में कई सवाल थे, क्योंकि जब आप सत्ता से हटे तो उसके बाद कई चैलेंज थे, कई आपके ऊपर आरोप थे, कई तरह के आरोप लगे, मैं नाम नहीं लूंगा, कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद पार्टी ने अपना मंथन करना शुरू किया, अपनी गलतियों को सुधारने की प्रयास किए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी पार्टी उस जगह पे खड़ी है जहां पर आपको वो मैंडेट जो मिलना चाहिए था, क्योंकि आप वो पार्टी जो खेतरी पार्टी जिसको कहा जाता है पंजाब में, पंजाबी में कहा जाता है खेतरी पार्टी है पंजाब की, और आप जो धर्म की राजनीति भी कहीं ना कहीं जो है वो आपके ऊपर बात आती है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी एक जगह पे पहुंच जाना आपके लिए एक ऐसी अब चिंता करने का विषय है कि भाई ऐसा क्या है जो लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे? और सबसे बड़ी बात थी कि आपस की जो फाइट है, आपको नहीं लगता कि अब मिलके लड़नी पड़ेगी? अगर जैसे एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया गया, तो आपको नहीं लगता था कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके हालांकि कुछ भी डिफरेंस रहे हों, तो आपको नहीं लगता उनको दूर करके अब उसके साथ आना जरूरी है आपके लिए? अगर सर्वाइवल करना है, पार्टी को आगे बढ़ना है, तो आपको दोनों पार्टियों को एकजुट होना होगा पंजाब में, पंजाब की बेहतरी के लिए, क्योंकि आप बात ही पंजाब की बेहतरी की करते हैं, खेतरी पार्टी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर उस कदम आगे कदम बढ़ाने हैं तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा? देखिए, मैंने कल की डिबेट में भी आई स्टेटेड वेरी क्लियरली, मैंने
कल की डिबेट में भी क्लियरली ये स्टेटमेंट दी थी कि वी हैड रिलीज्ड द मैनिफेस्टो बिफोर द इलेक्शंस। अगर बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमें वो जो कमिटमेंट्स आपने अपने वोटर्स के साथ की हैं, वी आर रेडी टू फुलफिल ऑल दोज, तो फिर हमारी कोर कमेटी डिसीजन ले भी सकती है कि यस वी मे गो हैड। हमारा जो अलायंस टूटा था उसमें बेसिक रीजन क्या था? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, किसानों के मसले हमारी प्रायोरिटी है, बंदी सिखों की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, और इसके अलावा जैसे अमृतसर में जो बॉर्डर है, जो वाघा बॉर्डर, उसको खोलने जैसे व्यापार के लिए हर वर्ग के लिए। सो हमारी प्रायोरिटीज वो हैं, अगर वो मानते हैं तो वी आर रेडी, हमें कोई दिक्कत वाली बात तो वही आ गई ना शर्मा साहब, बात वही आ गई कि अगर आप उनका हिस्सा रहेंगे, तो अपनी बात तभी आप मनवा सकते हैं या रख सकते हैं। अगर आप उनके साथ में अगर उनका सहयोग करेंगे या उनका सहयोग लेंगे तो आपको लगता नहीं फिर उसी समय ऐसी संभावनाएं होती हैं? देखें, ऐसा है कि ये जो कंडीशंस है ना, ये एट द टाइम ऑफ अलायंस हो जाए तो बेटर रहता है। बाद में, क्योंकि वी आर आल्सो आंसरेबल टू अवर वोटर्स। चलिए, बहुत अच्छी बात मैं आपको सीधी बताता हूं, हमने अपने वोटर्स को जवाब देना है जिन चीजों के ईमानदारी के साथ आपने ये बात स्वीकार की है, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसको ईमानदारी के साथ रखना, इस बात को और स्वीकार करना, ये एक बड़ी बात है। अमित जी का रुख कर लेते हैं वापिस, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अमित जी, क्या कहेंगे? क्योंकि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मैंने शर्मा जी को ये सवाल पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर बेहतरी की बात हम करते हैं, हम सबका विकास की बात करते हैं, हम सबका साथ की बात करते हैं, तो आपको लगता नहीं पंजाब में अब वो समय है जब आपको फिर वापस गठबंधन में आना होगा? क्या इसकी कमी आपको भी महसूस होती है कि भाई अगर गठबंधन में लड़ते तो हो सकता था बेहतर रिजल्ट आते, या फिर जो पंजाब के अभी के मौजूदा हालात है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा वोट शेयरिंग बड़ा है, नो डाउट बड़ा है, आपका अपना जो है यहाँ पर एक ग्राफ बड़ा है, तो क्या उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, या आप आगे सोच सकते हैं कि भाई अब हमें एक साथ होना होगा? क्योंकि अगर जिस तरह से फाइट बनती हुई नजर आ रही है तो उसके अनुसार, क्योंकि अभी जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन भी इस बात में अभी जुटा हुआ है कि भाई सरकार कैसे ना करके बनाई जाए, उसको लेकर संभावनाएं हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, उसको लेकर कभी अप्रोच किया जा रहा है, कभी बड़ी ऑफरों की बात सुनने को आ रही है, लेकिन ऐसे में नो डाउट कि जो एनडीए जो है वो एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सर, बात ऐसे है, इस पे गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसको कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि ये हाईकमान का फैसला है। अगर भावना की, मेरी पर्सनल भावना की या कार्यकर्ता की भावना की बात करें आपको, तो हमने पंजाब में पोटेंशियल होते हुए भी, अपने में बल होते हुए भी, अभी पीछे प्रधानमंत्री मोदी साहब पंजाब आए थे तो चुनावों में बोल के गए वो कि श्री मनोरंजन कालिया को उस टाइम डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था जब हमारे 18 एमएलए थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक कॉम्प्रोमाइज किया कि गठबंधन को चलाना है, तो उसके लिए जितनी भी शर्तें थी, जितनी एक हाइट तक, एक्सट्रीम तक हम जा सकते थे, हम लोग गए। लेकिन अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे जो इससे पहले हम 23 सीटों पे लड़ते थे, 23 में से मैक्सिमम हमने 18 जीती हैं। इस बार को मैं आपका अपना डाटा बता रहा हूं कि इस बार 26 सीटों पे नंबर 1 रही है भाजपा, अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी, मोदी जी के नेतृत्व में। तो मेरे को लगता है कि अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जो पंजाब में हम जूनियर पार्टनर थे और जूनियर पार्टनर की भूमिका में ही रहे, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा अकाली दल को रखा है हमने, और बड़ी ईमानदारी से गठबंधन को निभाया है। लेकिन मुझे अब लगता है कि वो समय अब बहुत पीछे निकल गया, बहुत पानी बह गया है पुलों के नीचे से। तो अभी तो हम अपने बलबूते पे 27 सीटें जीत के आ रहे हैं और 6 सीटों पे नंबर 2 पे हैं। इसमें आपको मैंने सारी सीटें गिनाई। तो बाकी अगर फिर भी गठबंधन करना या ना करना, ये हाईकमान के हाथ में है। तो पहले भी गठबंधन से, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है, गठबंधन से ये बाहर आए हैं। और आपको मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक बात कह रहा हूं, जब ये इन्होंने 3 फॉर्म्स बिल का नाम लेके गठबंधन से बाहर आए थे ये लोग, लेकिन जब 3 फॉर्म्स बिल बने, उनका ड्राफ्ट बना, आप बड़े सूझवान पत्रकार हो, शर्मा जी भी बिल्कुल बड़े सूझवान हैं, तो मैं इनको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जब भी किसी बिल का ड्राफ्ट बनता है वो कैबिनेट में लाया जाता है। तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कई डिबेट्स में ये बात कह सकता हूं, पहले रफ ड्राफ्ट आता है, फिर फाइनल ड्राफ्ट आता है, फिर पास होता है। तो मैडम बादल, जो बीबी बादल जिन्हें बोलते हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा थी। उन्होंने एक बार भी
कोई उसके एडवर्स नोट देना होता है कैबिनेट मिनिस्टर को, एक भी एडवर्स नोट नहीं दिया। फिर सुखबीर बादल साहब ने लिखा कि फार्म बिल के बारे में आप हमें ये चिट्ठी लिख दीजिए कि एमएसपी रहेगी, फलाना रहेगा, तो वो भी हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे उन्होंने लिख दी। उसके बाद स्वर्ग में उनका निवास हो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का, तो उन्होंने एक प्रेस में स्टेटमेंट करके 3 फार्म्स बिल की बात गिनाई। लेकिन जब पंजाब में थोड़ा बहुत किसी विरोध होना शुरू हुआ तो इन्होंने घबराकर अपना एक पल्ला झाड़ते हुए अपना समर्थन वापस लिया। एनडीए ने, हम पहले भी हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था, इन्होंने खुद तोड़ा था, लेकिन अभी अगर फिर ये गठबंधन में आएंगे, अगर हाईकमान चाहेंगे, दोनों के, ना तो शर्मा जी के बस में है, शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, ना ये मेरे बस में है, लेकिन अगर सुझाव दिया उन्होंने, सुझाव दिया एक तो, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, ना तो शर्मा जी ने डिसीजन लेना है ना मैं, क्योंकि हम तो पार्टी की पॉलिसी बताने वाले दोनों लोग हैं। हम, मुझे दिल्ली से या कहीं से संदेश आ जाएगा हम अकाली दल तो समझौता कर रहे हैं, तो हम उसका वेलकम करेंगे। सर चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ना आपके हाथ में ना शर्मा जी के हाथ में है, ये तो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी। शर्मा जी वापस आपका रुख करूंगा, क्योंकि जो अभी मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि एनडीए की सरकार यानी कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में इसका सीधे तौर पर पंजाब पे क्या असर होगा, मतलब पंजाब कैसे होगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में 7 सीटों से ज्यादा, 7 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 3 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। तो ऐसे में जो बार बार ये कहा जाता था कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा कि 13 हाथ हमें दीजिए ताकि हम जाके केंद्र में फाइट कर सके, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके, तो आपको क्या लगता है कि इसका किस तरह से पंजाब पे क्या असर रहेगा, पंजाब की डेवलपमेंट पे क्या इसका असर रहेगा, या पंजाब के लोगों पर इसका क्या असर रहेगा? देखें जसप्रीत जी, आई बिलोंग टू अमृतसर, तो मैं थोड़ी सी, लास्ट टाइम जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2019 में, तो मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हमारे कैंडिडेट थे यहाँ पर बीजेपी के, और उन्होंने बोला कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ही लॉस्ट द इलेक्शन, लेकिन वो 5 साल हमें कहीं दिखे ही नहीं। वो एविएशन मिनिस्टर बने, वो अगर चाहते अमृतसर का भला, पंजाब का भला करना चाहते तो यहां से कार्गो फ्लाइट शुरू कर सकते थे, क्योंकि वो उनके अंडर था, एविएशन मिनिस्टर हैं वो। अब दिक्कत ये है कि जितनी देर तक कोई रिप्रेजेंटेशन हमारी, हमें अब मैं तो पिछला 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं कि हमारा 5 साल में जो यहां पर विकास या प्रगति हुई है वो एक रूटीन में हुई है, क्योंकि वो एक केंद्र सरकार अगर सबको दे रही है तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इज लायबल कि आपने इस स्टेट को, उस स्टेट को, सबको बराबरी पे रखना, क्योंकि वो इनजस्टिस नहीं कर सकते। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो गडकरी साहब की अपनी प्लानिंग है, उन्होंने सब कुछ किया, हाईवेज बने, वो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं जो बने, वो भी सारे जितने भी थे वो बादल साहब के टाइम पे ही वो सब प्लानिंग्स हुई थी, और एग्जीक्यूशन बाद में होती रही जैसा भी है। सो इसमें मसला ये है कि मैं हरदीप पुरी जी की एग्जांपल देके, अब जैसे यहाँ पर इस बार हमारे जो थे मिस्टर संधू हैं, मिस्टर तरनजीत संधू, डिप्लोमेट हैं, ये रिटायर्ड, अब ये यहां से चले जाएंगे, 5 साल ये भी नहीं यहां से नजर आएंगे, ये भी शायद हो सकता है कि इनको भी कैबिनेट में ले लें। लेकिन ये पंजाब में ये लोग करने क्या आते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या अमृतसर में देयर इज नो एनी पर्सन हु इज हैविंग द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट द 16 लाख वोटर्स ऑफ दिस सिटी इन द पार्लियामेंट ऑफ द नेशन? हर बार बाहर से आदमी, हर बार बाहर से आदमी, मतलब ठीक है, आम आदमी पार्टी बाहर के बंदों को पंजाब के कोटे से राज्यसभा में भेज देती है, ये लोग कैंडिडेट ही बाहर से ले आते हैं। मतलब हम पंजाब के अनपढ़ों का ये प्रदेश है, समझ कर रखा हुआ है हमारे सब लोगों ने। ये बात है, हमारे जितने भी हैं, हमारे जितने भी मसले हैं हमें मालूम है, हमें अपनी लैंग्वेज का मालूम है, हमें अपने लोगों का मालूम है, लेकिन यहां पर अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। और ये चीज जो है, वे जितने भी लोग हैं चमचागिरी करने के लिए एयरपोर्ट से लेके घर तक ऐसे चले जाते हैं कि जैसे पता नहीं कौन आ गया यहाँ पर, और वो बंदा आता है वहां पर 2 महीने रहता है और उसके बाद सब कुछ एक्सप्लॉइट करके गो वेंट गॉन हो जाता है। ये क्या? चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, और आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और जिस तरह की आज की जो चर्चा थी वो उस बात को लेकर थी, क्योंकि एनडीए एक बार फिर से बहुमत के आंकड़े को छूने के बाद सरकार बनाने की तैयारी में है, राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जो है पहुंच चुका है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार इस प्रयास में था कि हो सकता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने के बाद सरकार
बनाई जा सके। लेकिन ऐसे में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंकड़ा चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को उस आंकड़े के तहत नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जो नारा लगाया गया था 400 पार, वो कहीं उस आंकड़े को नहीं छू पाए। लेकिन 240 के करीब जो है वो भाजपा के पास सीटें हैं। तो ऐसे में पूरे एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए के पास जो है वो तकरीबन जो है 292 और 293 के बीच में सीटें हैं। तो ऐसे में सरकार बननी तय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार तीसरी बार जो है वो सरकार बनाने के लिए तैयारी में है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की भी अभी जो बैठक है वो हो रही है, तो उसमें भी देखना होगा, उस पर भी नजर है कि आखिर इस बैठक के अंदर क्या रिजल्ट सामने आते हैं, किस मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, क्या आगे की रणनीति रहती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।